प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का गणित शिक्षण में स्वागत है। आज मैं कक्षा 8 के बच्चों के लिए परमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इससे पहले कक्षा 6 में आप प्राकृतिक संख्याओं की जानकारी ले चुके हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जिनको कि हम काउंटिंग नंबर्स या गणना की संख्याएं भी कहते हैं। जैसे गिनतियाँ गिननी शुरू करते हैं हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से गिनते हैं। तो इन काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, और जो सबसे बड़ी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है या प्राकृत संख्या है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार से पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो होल नंबर्स में अगर जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो यह पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 यानी सारी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो मिला करके पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। लेकिन ध्यान दें, -1 -2 -3 ये पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं होते हैं। इसके लिए हमको एक और बड़े सेट की ओर जाना पड़ता है, जो कि पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं कक्षा 7 में आप इनके बारे में विस्तृत पढ़ चुके हैं। इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इनका समुच्चय जेड से लिखा जाता है। तो ये जो जेड समुच्चय होता है, इसमें जितनी भी पूर्ण संख्या हैं, अर्थात प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सब तो शामिल हैं ही, लेकिन उसके अलावा जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 लाइक दिस, इस तरीके से ये सारी संख्याएं जो शामिल होती हैं, इन संख्याओं को बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब हम बात करेंगे आज परमेय संख्याओं की। तो परमेय संख्याओं के बारे में हम थोड़ा सा एक चीज देख लें। जाहिर है कि जिस तरीके से हमारे ये समुच्चय बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इन सबसे बड़ा समुच्चय होगा। यानी ये जो सब संख्याएं हैं, यानी चाहे वो प्राकृत संख्याएं हैं, चाहे पूर्ण संख्याएं हैं, चाहे पूर्णांक संख्याएं हैं, ये तो इसके अंतर्गत आएंगी ही आएंगी। लेकिन इसके अलावा जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, वेदर इट इज डेसिमल फ्रैक्शन, वेदर इट इज जनरल फ्रैक्शन, और कोई भी फ्रैक्शन है जो हिस्सा है, जिसको कि हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, तो वो सब संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात परमेय संख्याओं का जो समुच्चय है, जो सेट है, ये इन सबसे बड़ा सेट है। यानी परमेय संख्याएं के अंतर्गत ये सारी संख्याएं तो आएंगी ही आएंगी। यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं आएंगी, लेकिन परमेय संख्या एक व्यापक सेट होगा। और इसको जो हम डिफाइन करेंगे, वो हम डिफाइन करेंगे कि जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q, जहां P तथा Q ये पूर्णांक है, तथा P और Q पूर्णांक हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, जीरो भी एक पूर्णांक है। P की जगह जीरो हो सकता है, बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि Q जीरो के बराबर हो जाएगा तो देन उसको हम परमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां P और Q पूर्णांक है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं है, तो तब ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्याएं कहते हैं। अब कुछ उदाहरण लेते हैं। माना हमारे पास 5 है, तो हम इसे परमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि इसे हम 5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे
0.25 की, तो 0.25 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि ये जो फ्रैक्शन है इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम 1/4 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे भी हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। पाई का मान लिखा रहता है 22/7, यदि 22/7 लिखा है तो इसे भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन अगर पाई लिखा है तो पाई को हम परिमेय संख्या नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि पाई को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये अलबत्ता दूसरी बात है कि हम उसके मान को 22/7 कंसिडर करते हैं, तो 22/7 को परिमेय संख्या के रूप में मानेंगे, लेकिन पाई को हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं मानेंगे। अगली स्थिति अगर देखी जाए तो अगर हम लिख देते हैं कि -3/4, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि -3 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है। यहां 5 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, तो इस तरीके से जो पूर्णांक है तो इसको भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिख दिया 0/5, तो दिस इज ऑल्सो, ये भी जो है 0.5, या हम लिख दें इसी को 0, तो 0 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 0/1 के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, 0/5 के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जहां 0 भी इंटीजर है, 0 भी पूर्णांक है, तो इसको भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन अगर हम 5/0 लिखते हैं तो इस स्थिति को हम परिमेय संख्या नहीं मानेंगे, क्योंकि Q इज नॉट इक्वल टू 0 की शर्त पूरी होनी चाहिए, जो कि इसमें पूरी नहीं है। तो 5/0 परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये हमने विभिन्न उदाहरण देखे परिमेय संख्याओं के, और अब परिमेय संख्याओं के ही अंतर्गत हम कुछ अन्य बातों पर, उनकी जो विशेषताएं हैं उन पर विचार करेंगे। परिमेय संख्याओं की विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे समवृत्त या समवृक। इस समवृत्त या समवृक को देखेंगे हम कि ये जो इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी पे देखेंगे हम कि परिमेय संख्याएं क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। तो इसके लिए भी हम 4 क्रियाओं के अंतर्गत इनको देखेंगे। योग की क्रिया, योग में देखेंगे, हम देखेंगे व्यवकलन में यानी घटाने में, हम देखेंगे गुणा में, और हम देखेंगे भाग में। इन चारों ही स्थितियों में हम देखेंगे कि क्या परिमेय संख्याएं समवृत्त होती हैं। तो सबसे पहले हम एक परिमेय संख्या को लेते हैं, 1/2 + 3/4। यदि इसको प्लस करेंगे तो हमने देखा है कि यहां पर हम देखेंगे कि क्या योग के लिए जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो उनकी होती है क्या उसको फॉलो करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि दोनों का हर समान करने पर 4 हो गया। तो अगर ये हो जाएगा 2-3 यानी 5/4, दिस इज आवर आंसर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं और जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि परिमेय संख्याएं क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। किसके लिए?
प्रमेय संख्याएं अगर जोड़ी जाती हैं तो उसका उत्तर भी प्रमेय संख्या ही आता है। अब हम देखना चाहेंगे कि क्या घटाने की क्रिया में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है अथवा नहीं। प्रमेय संख्याओं की संवृतता को देखने के लिए हमें प्राकृत संख्याओं को भी देखना पड़ेगा, पूर्ण संख्याओं को भी देखना पड़ेगा, पूर्णांक को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वे सब भी प्रमेय संख्याएं होती हैं। तो देखते हैं कि क्या ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या इसको प्राकृत संख्याएं फॉलो करती है। उदाहरण लेते हैं हम 2 + 3, वी कैन राइट इट 5, यानी अगर प्राकृत संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उसका योग प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब प्राकृत संख्याएं क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याओं में हमारे पास 0 है और एक 1 है, तो हमने इसको जोड़ा तो इसका रिजल्ट जो हमें प्राप्त हुआ वो 1 प्राप्त हुआ। अर्थात पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ रहे हैं तो उसका प्रतिफल भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। अब बात करते हैं हम पूर्णांकों की। तो पूर्णांकों में लेते हैं हम एक पूर्णांक लिया हमने -5 और उसमें प्लस कर रहे हैं हम 3 को। तो अगर इसका हल देखें तो हमको प्राप्त होता है -2, जो कि लगता है कि प्लस में यानी योग की क्रिया में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। कौन? पूर्णांक। -5 पूर्णांक है, यहां 3 भी पूर्णांक है और जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब सभी स्थितियों में, योग की सभी स्थितियों में प्रमेय संख्याएं क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है।